हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, और उस चैप्टर को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक 100 डेज की एक स्ट्रेटेजी प्लान किया था और एक प्लान बनाया था। उस 100 डेज प्लान के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो उस 100 डेज प्लान में मैंने 3 कोड में सारे बायो के चैप्टर्स को डिवाइड किया था। जो रेड कोड के चैप्टर्स हैं उनका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है आज तक आपके नीट एग्जाम में, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रेड कोड वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसलिए आपको इन पर फोकस करना है, इनको एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ज्यादा वेटेज यही है एग्जाम का। आगे देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन है क्या। याद रखिए, रिप्रोडक्शन इज production of young ones similar to parents। तो भाई किसका प्रोडक्शन होना है? यंग वंस का प्रोडक्शन होना है, न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना है। और वो न्यू इंडिविजुअल किससे सिमिलरिटी रखनी चाहिए? अपने खुद के पेरेंट्स से। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन विविपेरस होते हैं। दो टाइप के एनिमल्स मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे, एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस। ओविपेरस वो हैं जो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और विविपेरस वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, यंग वंस को डिलीवर करते हैं, यंग वंस को पैदा करते हैं। तो ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन इज विविपेरस। मैं लिख देता हूं यहां पे, ह्यूमन इज विविपेरस। ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन होता है विविपेरस। विविपेरस मतलब कैन क्या? गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ठीक है ना, गिव्स बर्थ टू यंग वंस। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, यंग वंस को बर्थ देते हैं। कौन बर्थ देते हैं यंग वंस को? तो आप बोलने वाले हैं ह्यूमंस। तो इसलिए ह्यूमन कैसे हो गए? ह्यूमन हो गए विविपेरस। एक और चीज नोटिस करिए, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की तो हमें टोटल 2 सिस्टम डिस्कस करने हैं। मैं लिख देता हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो टोटल 2 सिस्टम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 2 सिस्टम हैं? तो ऑब्वियसली सबको मालूम है। हम डिस्कस करने वाले हैं पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टोटल 2 सिस्टम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, काफी सारे डक्ट आएंगे, ग्लैंड आएंगे, टेस्टिस आएंगे, ये सब हमको डिस्कस करना है। सेम गोज विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां भी काफी सारे डक्ट आएंगे, ग्लैंड आएंगे, ओवरीज आएंगे, जिनको हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग ऑब्वियसली शुरुआत कहां से करने वाले हैं? सबसे पहले सिस्टम के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको डिस्कस करनी है, उनकी अच्छी खासी लिस्ट हमने तैयार कर रखी है। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से शुरुआत करेंगे, जो कि कौन होता है? पेयर्ड टेस्टिस। तो मेल के केस में आपको देखने को मिलेंगे टेस्टिस, और टेस्टिस जो है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहां पे होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन की जो साइट है वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। साथ ही साथ आप नोटिस करिए यहां पे मेंशन किया है एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड। याद रखिएगा, इन दोनों को मिला के सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी बोला जा सकता है। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर को हम एक्सेसरी डक्ट या फिर एक्सेसरी ग्लैंड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? तो सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? दीज आर डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर हम कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आपको मेजरली क्या कौन कौन से डक्ट डिस्कस करने हैं? सबसे पहला डिस्कस करेंगे रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, और साथ ही साथ में ग्लैंड भी डिस्कस करेंगे 3। कौन कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड। एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर इन मेल। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में सपोर्ट करता है,
फीमेल बॉडी में गैमीट, मेल गैमीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और इसको हम काउंट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, उसका नाम क्या है, पेनिस। तो हमको ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत कहां से की जानी चाहिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे होता है गैमीट फॉर्मेशन, जो कि बेसिस है किसका, रिप्रोडक्शन का। चलिए तो अब जरा गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो साइट दी गई है जिसका नाम क्या है, टेस्टिस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, नोटिस करिए। टेस्टिस में एक पार्ट यहां भी है एपिडिडाइमस नाम से। अब टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस मोस्टली कहां पे मिलेंगे, पहले वो सुन लीजिए। याद रखिएगा टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लिख लूं, क्या है ये, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और याद रखिएगा टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इनके अंदर चलता है गैमीटोजेनेसिस। तो दो काम है टेस्टिस के अंदर चलने वाला है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इन स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहां से रिलीज होंगे एंड्रोजन सिंथेसिस। एंड्रोजन से हमारा मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। तो मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। तो गैमीट फॉर्मेशन हो चाहे एंड्रोजन का या फिर हार्मोन का सिंथेसिस हो, दोनों चीजें कहां पर चलने वाली हैं, टेस्टिस में। एक और चीज आपको याद रखनी है, टेस्टिस आर पेयर्ड, एक है कि दो हैं, दो हैं, प्रेजेंट इनसाइड कहां पे मिलने वाले हैं, तो आपको याद रखना है दे आर प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटल सैक। तो याद रखिए स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, टेस्टिस। एक है कि टोटल दो हैं, तो आपको याद रखना है टेस्टिस टोटल दो हैं और स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है। याद रखिएगा स्क्रोटल सैक जो होता है इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल नहीं है, एब्डोमेन से बाहर है। मैं लिख देता हूं स्क्रोटल सैक कैसा है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड कंटेन बोथ टेस्टिस। तो भाई दोनों के दोनों टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ स्क्रोटल सैक कैसा है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर है। क्या कुछ रीजन है इसके बॉडी के बाहर होने का, देन यस, याद रखिए टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल in scrotal sac as spermatogenesis requires 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than body temperature। तो भाई बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए इन केस ऑफ मेल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा कहां पर, टेस्टिस में। टेस्टिस कहां है, टेस्टिस स्क्रोटल सैक में है। स्क्रोटल सैक में क्यों है, तो स्क्रोटल सैक में टेस्टिस इसलिए है क्योंकि स्क्रोटल सैक जो है उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। कितना कम रहता है, तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है इट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, और ये कम टेम्परेचर जो है ये रिक्वायर्ड है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे टेस्टिस, क्या बोलेंगे, टेस्टिस। पर ये बाहर वाला जो सैक दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक, ये है स्क्रोटल सैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, स्क्रोटल सैक में टेम्परेचर मैंने बोला कम है, कारण क्या है, कारण है स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट मसल्स। तो क्या स्क्रोटल सैक में अंदर की तरफ मसल्स मिलते हैं, आंसर इज यस। इन मसल्स का नाम है डार्टोस मसल। कौन सा मसल है ये, डार्टोस मसल। अभी हम मेंशन कर देंगे वहां पे, एक सेकंड रुकिए, लो भाई यहां मेंशन कर देते हैं, इस मसल का नाम है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल जो है ये टेम्परेचर रिड्यूस करता है, कितना रिड्यूस कर लेते हैं, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर कम किया इन्होंने,
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखते हैं स्क्रोटम का। कौन से मसल्स? डार्टोस मसल। एक और चीज नोटिस करिए, जो टेस्टिस होते हैं दे आर अटैच्ड टू स्क्रोटम। टेस्टिस जो है स्क्रोटम में एक बार आ गए तो यहां पे अटैच हो जाते हैं और इस अटैचमेंट को हम लोग नाम देते हैं गुबरनेकुलम टेस्टिस। क्या होता है? इट इज फाइब्रोमस्कुलर बेंड। फाइब्रोमस्कुलर बेंड, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर बेंड, जो कि किसको होल्ड करके रखता है? ये टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में होल्ड करके रखता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दे देता हूं। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो किडनी के लोअर पोल पे बनते हैं। किडनी के लोअर पोल पे फॉर्मेशन होता है किसका? टेस्टिस का। फिर ये टेस्टिस मूव करके कहां पे पहुंचते हैं? तो ये टेस्टिस फिर मूव करके जाते हैं स्क्रोटल सैक में। कहां पर जाते हैं? स्क्रोटल सैक। तो ऐसे पेल्विक रीजन में यहां पे आपको मिलेगा स्क्रोटल सैक, और ये टेस्टिस मूव करके पहुंचते हैं स्क्रोटल सैक में। कब पहुंचते हैं? लगभग 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो 7th से लेके 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंड होता है टेस्टिस का। कहां से? फ्रॉम लोअर पोल ऑफ किडनी टू स्क्रोटल सैक। पक्का? कभी कभी ये फेलियर भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ बच्चों में कि ये जो टेस्टिस हैं ये फेल हो जाते हैं और कहां मूव करके नहीं आ पाते? टेस्टिस में मूव कर, सॉरी स्क्रोटल सैक में मूव करके नहीं आ पाते। इसे बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। इट इज अ डिसऑर्डर। मैं लिख देता हूं यहां पे। क्रिप्टोर्किडिज्म। कहां पे बने हैं टेस्टिस? तो आप बोलेंगे ये जो लोअर पोल होता है किडनी का, किडनी के नीचे की तरफ बनेंगे, पर ये डिसेंड कर जाते हैं कहां पे आने के लिए? स्क्रोटल सैक में आने के लिए। पर कभी कभी ये डिसेंड नहीं कर पाएंगे तो कंडीशन का नाम हो जाएगा क्रिप्टोर्किडिज्म। मैं लिख देता हूं क्या है? इट इज फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस टू स्क्रोटल सैक वाया इनग्वाइनल कैनाल। अब भाई ये कौन सी कैनाल है जो बीच में आ गई? नोटिस करिए, हमारा ये जो स्क्रोटल सैक है इसके जस्ट ऊपर एब्डोमेन है। ऊपर क्या मिलेगा? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम को कनेक्ट करने वाली ये जो कैनाल आपको देखने को मिल रही है, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इनग्वाइनल कैनाल। तो इस कैनाल की मदद से स्क्रोटम अटैच होता है किसके साथ? एब्डोमेन के साथ। अब ये जो इनग्वाइनल कैनाल है इसके अंदर और भी कुछ आपको डक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक डक्ट आपको यहां मिल रहा है, इससे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैं यहीं पे मार्क कर देता हूं, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं। हमने बोला जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है? क्योंकि ये पाउच में प्रेजेंट है। उस पाउच का नाम है स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटल सैक जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है। अब ये बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर चाहिए बॉडी से थोड़ा कम। कितना कम? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। क्यों भाई टेस्टिस को इतना कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इसलिए चाहिए जिससे कि यहां पे हो पाए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर लगता है और वो स्क्रोटम प्रोवाइड करके देता है। स्क्रोटम में ऐसा क्या है जो टेम्परेचर कम कर देता है? आंसर इज डार्टोस मसल। अब नोटिस करो, जरा और डिटेल में आते हैं और यहां पे कुछ कंपार्टमेंट की बात करते हैं। टेस्टिस में आपको मिलने वाले हैं कुछ छोटे छोटे लोब्स। क्या मिलने वाले हैं? छोटे छोटे लोब्स। एक लोब दिख गया, ऐसे ही 2, 3, 100, 200, 250। गिनती तो हम बहुत गड़बड़ हो गई ना, तो इतनी बड़ी गिनती हमने की नहीं। 250 तक हम पहुंचना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाए। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। क्या बोलते हैं इनको? टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, मैं लिख ही देता हूं, ये जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं, टेस्टिकुलर लोब जो होते हैं, इन लोब्स का नंबर टोटल होता है 250 के आसपास। तो 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्स हैं। अगर लोब्स 250 हैं, पार्टीशन अगर 250 है, तो कमरे कितने होंगे? तो कमरे भी लगभग 250 के आसपास ही होंगे। तो ये जो कमरे आप देख रहे हैं यहां एक लोब से दूसरे लोब के बीच की जगह, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कितने हैं? लगभग 250 के आसपास। किसने बनाया इन कंपार्टमेंट को? टेस्टिकुलर लोब्स ने कंपार्टमेंट्स को बनाया। नोटिस करिए इन कंपार्टमेंट के बीच में, अंदर की अगर हम बात करें
तो कंपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ कुछ टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? कुछ टिब्यूल्स। देखिए लगभग एक से लेके 3 तक टिब्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। कहां पे? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में। कितने? 1 से लेके 3 तक आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ टिब्यूल्स, और टिब्यूल्स को नाम दिया जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो ये टिब्यूल्स 1 से 3 तक हो सकते हैं, और टिब्यूल का नाम क्या है? इन टिब्यूल का नाम होता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये है सेमनीफेरस टिब्यूल्स। मैं लिख देता हूं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। कितने होते हैं? 1 2 3 होते हैं। एनसीईआरटी कहती है 1 से लेके 3 तक इनका नंबर हो सकता है। अब सेमनीफेरस टिब्यूल्स के और आगे अगर हम कंटिन्यू करें, एक चीज याद रखिए, सेमनीफेरस टिब्यूल वो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे चल रहा है? सेमनीफेरस टिब्यूल में चल रहा है। मैं लिख देता हूं साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइट है वो ये रही, और इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है? तो आपको याद रखना है इस साइट का नाम है, लीजिए थोड़ा नीचे कर दें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी वो वाली इंफॉर्मेशन है। गोबर्नेकुलम टेस्टिस। लो भाई, तो हम बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ये गोबर्नेकुलम टेस्टिस, और ये वाला जो पार्ट है हमने बोला ये जो छोटे छोटे टिब्यूल्स हैं, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 टिब्यूल्स होते हैं, और ये जो 1 से 3 टिब्यूल्स यहां पे देखने को मिलते हैं ये सेमनीफेरस टिब्यूल है, और इनके अंदर चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या चलता है इनके अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक और चीज नोटिस करिए, ये बीच वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। कंपार्टमेंट और टिब्यूल्स के बीच में जो खाली एरिया है उस खाली एरिया को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इस खाली एरिया को हम लोग बोलने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में आप नोटिस करिए कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में ये जो आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है? मैं लिख देता हूं, दी सेल्स आर इंटरस्टिशियल। कुछ लोग इनको बोलते हैं लाइडिक सेल, तो मैं बोल रहा हूं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिक। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिक बोल दो, या फिर लाइडिक सेल बोल दो, या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोल दो। ये वो सेल्स हैं जो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन सिंथेसिस की जब भी बात होगी, किसकी बात होगी? एंड्रोजन सिंथेसिस की बात होगी, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात होगी, मेल सेक्स हार्मोन की बात होगी। तो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिक ओनली। तो ये हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है सेमनीफेरस, किस वाले कौन से टिब्यूल में? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। कितने होते हैं? लगभग 1 से 3 तक होते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नेटवर्क में एंटर करेंगे। ये जो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, दिस नेटवर्क ऑफ टिब्यूल इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टेज। इस नेटवर्क का नाम क्या है? तो नेटवर्क को नाम दिया गया है रेटेटेस्टेज। ये नेटवर्क ऑफ टिब्यूल है, इसलिए रेटिकुलर होता है, और रेटिकुलर होने की वजह से इसका नाम हो गया रेटेटेस्टेज। और आगे बढ़ेंगे, रेटेटेस्टेज से आगे कंटिन्यू करने पे पता चलेगा यहां पे कुछ और टिब्यूल्स भी हैं। अब जो ये टिब्यूल्स आपको स्ट्रेट टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे, इन स्ट्रेट टिब्यूल्स को हम लोग बोलने वाले हैं वासा इफ्रेंशिया। इनका नाम क्या होने वाला है? वासा इफ्रेंशिया या इफ्रेंट डक्ट्स। मैं लिख देता हूं, ये है वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। तो वासा इफ्रेंशिया क्या होते हैं? दीज आर इफरेंट डक्ट्स। अब ये कितने हैं आपको याद रखना है, एनसीईआरटी कहती है कि 15 से लेकर 20 तक ये डक्ट्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट डक्ट्स हैं, कितने? लगभग 15 से 20 हैं। नाम क्या है? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया आगे जाके कंबाइन करेंगे एक क्वाइल्ड डक्ट के साथ। तो यहां पे एक क्वाइल्ड डक्ट आपको देखने को मिलेगी, हाईली क्वाइल्ड डक्ट देखने को मिलेगी। इस हाईली क्वाइल्ड डक्ट का मैं नाम रख देता हूं वोल्फियन डक्ट। क्या नाम है डक्ट का? डक्ट का नाम है वोल्फियन डक्ट। ये रही हमारे पास एक हाईली क्वाइल्ड डक्ट। इस हाईली क्वाइल्ड डक्ट का नाम हमने रख दिया, कौन सा डक्ट? वोल्फियन डक्ट, इसका हमने नाम रख दिया। अब ये जो वोल्फियन डक्ट है ये आगे कंटिन्यू करती है और टेस्टिस के बाहर आ जाती है, और टेस्टिस के बाहर आने के बाद ये एब्डोमेन की तरफ चली जाती है। नोटिस करिए, टेस्टिस से बाहर आने के बाद ये डक्ट कहां जा रही है? टुवर्ड्स एब्डोमेन। इस डक्ट का नाम है वासा डिफरेंशिया। सुनो, ये अलग है, ये वासा इफ्रेंशिया ये वाली डक्ट है। स्ट्रेट वाली डक्ट का नाम वासा इफ्रेंशिया है, पर ये जो डक्ट टेस्टिस के बाहर आ रही है इसका नाम है वासा डिफरेंशिया। मैं लिख देता हूं, दिस इज वास डिफरेंस।
तो वास डिफरेंशिया या वासा डिफरेंशिया इसको बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये वासा डिफरेंशिया है और ये वासा डिफरेंशिया है। बीच वाली जो डक्ट है, ये डक्ट एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। नोटिस करिए यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑरेंज कलर से बनाया है। ये स्ट्रक्चर इस टेस्टिस से थोड़ा सा बाहर की तरफ दिख रहा है। इस पार्ट को बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिडिडाइमस। टोटल 3 पार्ट है एपिडिडाइमस में। कौन से 3 पार्ट? नोटिस करिए, जो टॉप पोर्शन होता है एपिडिडाइमस का, इससे बोलते हैं कैपुट। कैपुट होता है हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, और जो लास्ट पार्ट होता है एपिडिडाइमस का, उसे बोलते हैं कॉडा। क्या नाम देते हैं? कॉडा। तो एपिडिडाइमस में टोटल 3 पार्ट होते हैं। कैपुट सबसे ऊपर, कॉर्पस होता है बीच में, कॉडा सबसे नीचे होता है। तो ये क्या है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस हो गया। तो आपको याद रखना है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो यहां पे फॉर्मेशन किसका होने वाला है? स्पर्म का। और स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मूव करके जाएगा रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से मूव करके जाएगा वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से मूव करके जाएगा एपिडिडाइमस के डक्ट में, और एपिडिडाइमस के बाद जाएगा वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया से स्पर्म पहुंच जाएंगे कहां? एब्डोमिनल कैविटी में। तो अब स्पर्म्स एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचा दिए हमने। जितना भी डिस्कशन हमने अभी तक किया है, किसका डिस्कशन है? ये टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पक्का? इतना हमको याद रखना है। क्या काफी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने यहां पे डिस्कस नहीं किए, जैसे कि कौन सा? एक तरफ तो एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। ये जो आगे का पार्ट आप नोटिस कर रहे हो, इस पार्ट में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको नाम देते हैं प्रोसेसस वेजाइनलिस। क्या नाम देते हैं? प्रोसेसस वेजाइनलिस। और प्रोसेसस वेजाइनलिस का फंक्शन होता है टेस्टिस को शॉक से बचाना। हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के दौरान शॉट मिस हो गया और बॉल आके पड़ गई कहां पर? स्क्रॉटल सैक पे। तो बॉल स्क्रॉटल सैक पे पड़ेगी तो जोरदार पेन होगा, पर टेस्टिस डैमेज नहीं होंगे। तो दर्द तो हुआ पर टेस्टिस डैमेज नहीं हुए। कौन है जिसने टेस्टिस को बचा लिया? तो आगे एक पाउच मिलता है, फ्लूइड फिल्ड पाउच मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनलिस। ठीक है? और दूसरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी डिटेल पे हम लोग जाएंगे नहीं। चलिए, तो ये तो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया किसका? टेस्टिस का। एक और चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनग्वाइनल कैनाल थोड़ा सा डायलेट कर जाती है, और अगर इनग्वाइनल कैनाल कभी कभी डायलेट कर जाएगी तो जो इंटेस्टाइन है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में इसके जस्ट ऊपर है, वो इंटेस्टाइन कोशिश करती है स्क्रॉटल सैक में एंटर करने की। इसको बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं? इनग्वाइनल हर्निया। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, इस चैप्टर से लेना देना नहीं है। फिर से सुन लो, मैंने कहा जब कभी भी ऐसा होगा कि इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन्स जो ऊपर हैं वो एंटर करना चाहेंगे स्क्रॉटल सैक में, तो कंडीशन को बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। चलिए, इसी के साथ हमने अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कशन कर लिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? मेल्स का टेस्टिस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस कर ही लिए, तो अब क्या डिस्कस करना चाहिए? डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड डक्ट्स और ग्लैंड की बात करने जाएंगे। नोटिस करिए, मान के चलिए यहां पे हमारे पास में ये प्रेजेंट है टेस्टिस, ये प्रेजेंट है एक टेस्टिस, और ये प्रेजेंट है दूसरी टेस्टिस। दोनों टेस्टिस से निकलने वाली है वॉस डिफरेंस। क्या निकलने वाली है? वॉस डिफरेंस। यहां पे मैं बना रहा हूं यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर बना रहा हूं मैं? यहां पे यूरिनरी ब्लैडर। थोड़ा अच्छा सा बना लूं, अच्छे को वैसे क्या ही बनाऊंगा। ये रहा हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट नहीं है, याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से ये निकल रहे हैं यूरेटर्स, यूरेथ्रा भी नहीं, क्या? यूरेटर्स। ये यूरेटर है, मैं लिख देता हूं, ये है यूरेटर। यूरेटर कहां से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। तो किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक कौन पहुंचेगा? यूरेटर पहुंचेगा। मैं लिख देता हूं, ये कौन सा ब्लैडर है? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, उसके साथ अटैच्ड है यूरेटर। यहां पे स्टार्ट होने वाला है क्या? तो यहां पे आप नोटिस करिए, यहां से कुछ डक्ट्स निकल रहे हैं। डक्ट का नाम हमने रखा है वॉस डिफरेंस। क्या नाम रखा है हमने? वॉस डिफरेंस। आप नोटिस कर सकते हैं वॉस डिफरेंस यहां से चल रही है और चलते 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 यूरेटर के पीछे जा रही है। किसके पीछे जा रही है? यूरेटर के पीछे। एक सेकंड और रुको, डक्ट थोड़ा सा और इस तरफ ले जाते हैं। यूरेटर के पीछे की तरफ जा रही है ये डक्ट, और डक्ट का नाम क्या है? ऑब्वियसली वॉस डिफरेंस है। यूरेटर के पीछे जाने के बाद ये वॉस डिफरेंस आगे आएंगी और एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी कुछ इस तरीके से। देखिए, यूरेटर के पीछे से कौन जा रहा है? वॉस डिफरेंस। और पीछे से जाने के बाद ये आगे आके करेंगी कंबाइन,
और जब ये दोनों आगे आके कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन होने वाला है, कुछ रुक जाइए थोड़ा सा, ये दोनों के दोनों आगे आके कुछ इस तरीके से करेंगे कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद आगे बनाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। पर कब बनाएंगे नोटिस करिएगा, ये लीजिए भाई। अब हमने क्या बोला, हमने बोला है ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, उसके साथ में 2 यूरेटर कनेक्टेड है, यूरेटर के पीछे से कौन आएंगे, वॉस डिफरेंस, दोनों टेस्टिस के वॉस डिफरेंस यूरेटर के पीछे से आके आगे जुड़ेंगे, और इस स्वॉलन पोर्शन पे ये फूला हुआ जो रीजन आपको दिखेगा इसका नाम होगा एम्पुला। क्या नाम होगा इसका, एम्पुला। पूरे बायो में कहीं भी ट्यूब में फूल रहे हो ना, तो ट्यूब फूले हुए ट्यूब्स को क्या नाम देने वाले हो, एम्पुला नाम देने वाले हो, ठीक है ना। यहां भी एम्पुला नाम दे दिया। अब नोटिस करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले जो ग्लैंड यहां पे जुड़ने वाला है इस डक्ट के साथ में, इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। क्या नाम है इसका, सेमाइनल वेसिकल्स। तो नोटिस करिए ग्लैंड है जो यहां पे कनेक्ट हो गया है विथ, किसके साथ कनेक्ट हो गया है ये ग्लैंड कनेक्ट हो गया है वॉस डिफरेंस के कॉम्बिनेशन के साथ, और यहां एक डक्ट बन गए, डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। पर नोटिस करिए इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में कोई ग्लैंड कंबाइन किया है, कोई ग्लैंड अटैच हुआ है। जो ग्लैंड यहां अटैच हुआ है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, तो ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल्स, इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। तो टेस्टिस से कौन निकले थे, स्पर्म निकले थे। अब टेस्टिस से जो भी स्पर्म निकले थे वॉस डिफरेंस में गए, वॉस डिफरेंस के बाद एम्पुला में गए, आपस में जुड़ गए, उनके साथ में स्पर्म के साथ में इन ग्लैंड्स के सीक्रेशन भी जुड़ जाएंगे, और फिर ये डक्ट आगे कंटिन्यू करेगी। डक्ट का नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट। नोटिस करिए ये इजैकुलेटरी डक्ट अब पास करने वाली है, ये इजैकुलेटरी डक्ट अब पास होने वाली है एक और ग्लैंड से, और इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां पे ग्लैंड देखने को मिल रहा है, दिस ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो भी नाम मैं अभी ले रहा हूं आप नोटिस करिए, ये नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किए थे टेस्टिस के स्ट्रक्चर से जस्ट पहले, और इनको मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स में काउंट किया था। देखिए तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले तो टेस्टिस से वॉस डिफरेंस निकले, आगे जाके एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, स्वॉलन पोर्शन का नाम एम्पुला हुआ, ये कंबाइन होने के बाद डक्ट कंटिन्यू की, कंटिन्यू करने के बाद ये दोनों वास डिफरेंस जो हैं, दोनों वास डिफरेंस आपस में जुड़ के कंटिन्यू किए, और इन्होंने खुद के साथ में किसका सीक्रेशन जोड़ लिया, तो इन्होंने अटैच हो गए विद सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद अब ये जो आपको यूरेथ्रा देखने को मिल रहा है, नोटिस करिए नाम दे दिया मैंने इसको, इजैकुलेटरी डक्ट जो है मैं इसको यूरेथ्रा बोल रहा हूं, और ये यूरेथ्रा कहां एंटर कर रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंटर कर रही है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये है यूरेथ्रा, तो इस तरीके से यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर गई है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर कौन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जैसे ही बाहर आएगी तो बाहर की तरफ आपको देखने को मिलने वाले हैं 2 और ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को हम लोग नाम देने वाले हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड। मैं लिख देता हूं कौन से ग्लैंड्स हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो याद रखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं, ये भी किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट हो गए। नोटिस करिए अब यूरेथ्रा आगे कंटिन्यू करेगी, और यूरेथ्रा जो है कंटिन्यू करने के बाद टर्मिनेट होगी इनटू अ स्ट्रक्चर नेम्ड एज पेनिस। किस स्ट्रक्चर पे एंड होगी, पेनिस। देखिए यहां से यूरेथ्रा टर्मिनेट होने जा रही है, और टर्मिनेट कहां पे होने वाली है, इस स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो स्ट्रक्चर का नाम है पेनिस। पेनिस के ऊपर एक स्किन का फोल्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मैं बना देता हूं स्किन फोल्ड। अब एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कहां पे क्या दिया हुआ है। यहां के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने ड्रॉ कर दिए, अब जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, स्ट्रक्चर का नाम पेनिस है। पेनिस जो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मैं लिख दूं एक बार, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज पेनिस। पेनिस इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू।
इरेक्टाइल टिश्यू से हमारा मतलब यह है कि इसमें जो टिश्यू है उसमें ब्लड फिल हो जाएगा और ब्लड फिल होने की वजह से ये जो पेनिस है इसका एनलार्जमेंट हो सकता है, इसका इरेक्शन हो सकता है। इरेक्शन करवाने के लिए टोटल 2 टिश्यूज यहां पे प्रेजेंट है। तो पेनिस में 2 टिश्यू मिलते हैं, एक मिलता है कॉर्पोरा, एक्स्ट्रा है, रटना नहीं है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक टिश्यू का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मतलब अगर पेनिस का सेक्शन किया तो पेनिस के सेक्शन में आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा मिलेंगे, ऐसे 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और यहां पे एक मिलेगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से ही निकलने वाली है कौन? यूरेथ्रा। तो आप नोटिस करो, ये जो पेनिस है, पेनिस इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करने वाला है। इस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, दिस डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। अब याद रखिए यूरेथ्रा में भी पार्ट्स हैं। इस वाले यूरेथ्रा को जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा आपको दिख रही है जहां पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहे हैं, इस यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से निकल रही है, इसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो देखो भाई, सीधा सा हमें इतना पता चल गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो स्पर्म के फॉर्मेशन की बात चलती है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। कहां पर होता है? टेस्टिस। तो ये रहे टेस्टिस। टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो टेस्टिस में क्या बना? स्पर्म बन गए। क्या बन गए? स्पर्म। अब जैसे स्पर्म मूव करके जाएंगे वॉस डिफरेंस के साथ, तो ये आगे जाके कुछ ग्लैंड के सीक्रेशन को कलेक्ट करेंगे। स्पर्म्स कलेक्ट करने वाले हैं कुछ ग्लैंड के सीक्रेशंस को। सबसे पहला ग्लैंड कौन होगा? सेमाइनल वेसिकल्स। तो टेस्टिस में जो स्पर्म्स थे, उन स्पर्म्स ने सेमाइनल वेसिकल के सीक्रेशन के साथ बाइंड किए। पक्का? कौन से वेसाइकल? सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रेशन। उसके बाद स्पर्म्स जो सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रेशन के साथ मिक्स हो चुके हैं, अब वो मिक्स होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ। कौन से ग्लैंड का सीक्रेशन? प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन। उसके बाद स्पर्म कंबाइन करेंगे विद सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ मिक्सिंग हो गई। और इन तीनों के सीक्रेशन को स्पर्म के साथ जब मिलाया जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूं, इन तीनों के सीक्रेशन को मिला के बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। और याद रखिए, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जब भी जुड़ेंगे तो फॉर्मेशन होगा सीमेन का। किसका फॉर्मेशन होने वाला है? सीमेन। और सीमेन वो कंपोनेंट है या वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। तो क्या स्पर्म अकेले ही ट्रांसफर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए इनटू फीमेल बॉडी? आंसर इज नो। स्पर्म अकेले कभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं जाएंगे। स्पर्म के साथ जाएगी सेना। और किससे? कौन कौन से ग्लैंड की सेना? सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल की सेना, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सेना जाएगी। मतलब इन सबके सीक्रेशंस जाएंगे। तो स्पर्म और इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन को मिला के बोलते हैं सीमेन। याद रखिएगा, सेमाइनल प्लाज्मा में 60% सीक्रेशन किसका है? सेमाइनल वेसिकल्स का। तो सेमाइनल वेसिकल्स का सीक्रेशन 60% है, इसलिए पूरे के पूरे जो सीक्रेशन है उसका नाम क्या रख दिया? सेमाइनल प्लाज्मा नाम रख दिया। तो सीमेन प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू, स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल इज इक्वल टू, सेमाइनल वेसिकल बोलो, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमेन। पक्का? और सीमेन विल बी ट्रांसफर टू, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, transfer to female genital tract, also called as vagina, and the process is called as insemination. By the process of insemination. तो भाई इंसेमिनेशन नाम की प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पेनिस की मदद से, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर to semen is transferred to female genital tract by the process of insemination with the help of penis. इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला गया है। तो मतलब कि
अगर जो चीज ट्रांसफर होने वाली है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो पार्ट स्पर्म नहीं है, वो पार्ट है स्पर्म के साथ कुछ ग्लैंड्स का सीक्रेशन। और जो ग्लैंड यहां पे है, उन ग्लैंड को हमने क्या नाम दे दिया? ग्लैंड के 3 नाम है। सबसे पहले जो ग्लैंड है वो पेयर्ड फॉर्म में है, एक है कि दो है? दो है। उन दो ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। एक तो स्पर्म के साथ इनका सीक्रेशन ऐड होगा। दूसरा यहां पे ग्लैंड का नाम लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक अकेला है, सिंगल है, इसके सीक्रेशन भी स्पर्म के साथ जुड़ेंगे। थर्ड ग्लैंड यहां पे लिखा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपस ग्लैंड, ये भी दो है, मतलब पेयर्ड है। इसके सीक्रेशन भी किससे जुड़ने वाले हैं? तो इसके सीक्रेशन भी जुड़ेंगे स्पर्म के साथ में, और तब जाके बनेगा सीमेन, और सीमेन ट्रांसफर होगा इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और वेजाइना विद द हेल्प ऑफ मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पेनिस। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं पेनिस में एक स्वलन पोर्शन दिखता है, फूला हुआ रीजन देखने को मिलता है एंटीरियर पार्ट पे, आगे की तरफ, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, ये फूला हुआ जो रीजन है पेनिस का, इसका नाम क्या है? ग्लैंस पेनिस है। पक्का? साथ ही साथ इस ग्लैंस पेनिस को कवर करता है स्किन का फोल्ड कॉल्ड एज प्रीप्यूस, और एनसीईआरटी के हिसाब से बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। तो प्रीप्यूस बोल दो या फिर बोल दो फोर स्किन बोल दो, चलेगा ना? तो ये हमने डिस्कशन कर लिया अभी किसके बारे में? मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो पीछे डिस्कशन कर रहे थे ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उससे भी पहले नोटिस करो, हमने सबसे पहले डिस्कस करना था टेस्टिस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमें डिस्कस करने थे सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर, जिसमें कौन आता है? जिसमें डक्ट आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं। नोटिस करिए, केराटिन टेस्टिस हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। क्या हमने वॉस डिफरेंशिया की बात की, एपिडिडाइमिस की बात की, वॉस डिफरेंस की बात की? बिल्कुल की। तो ये तो हो गए डक्ट्स। फिर ग्लैंड कौन से थे? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इनका डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया। तो मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज का डिस्कशन हो गया है। साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब पेनिस का डिस्कशन भी हो गया है। तो हमने अभी क्या कंप्लीट कर लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने कंप्लीट कर लिया। पर एक बात बताइए, सीमेन में काफी सारे ग्लैंड का सीक्रेशन था। काफी सारे ग्लैंड कौन कौन से थे? ये वाले। तो इन ग्लैंड का जो सीक्रेशन है, उस सीक्रेशन को मिला के किसके साथ? स्पर्म के साथ मिला के हमने सीमेन बोल दिया। पर इन ग्लैंड के जो सीक्रेशन है, उन सीक्रेशन में एग्जैक्टली मिलता क्या है? क्या वो भी हमें डिस्कस करना है? आंसर इज यस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन ग्लैंड के सीक्रेशन में क्या क्या मिलने वाला है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इन ग्लैंड के सीक्रेशन की तरफ। नोटिस करो, अगर हम बात करें सीमेन की, तो सीमेन में हमें मिलने वाले हैं सीक्रेशंस। क्या मिलने वाले हैं? सीक्रेशंस। किसके सीक्रेशन? काफी सारे ग्लैंड के सीक्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं, 3 ग्लैंड है। पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से रिलीज होता है सबसे पहले तो फ्रक्टोज। देखिए स्पर्म जो है उसको एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो फ्रक्टोज से मिलेगी। और फ्रक्टोज कहां से रिलीज होगा? सेमाइनल वेसिकल से। कहां पे मिलेगा? सीमेन में। ठीक। दूसरा यहां मिलने वाला है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहां मिलने वाला है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है वो भी हमें डिस्कस करना है। तो एक तो फ्रक्टोज मिल गया, दूसरा मिल गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स। साथ ही साथ आपको यहां मिलने वाले हैं कैल्शियम आयंस। कौन से आयंस मिलने वाले हैं? यहां पे कैल्शियम आयंस मिलने वाले हैं। तो हमने नोटिस किया फ्रक्टोज या प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया और कैल्शियम आयंस हो गए। ये कहां से रिलीज होने वाले हैं? सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होंगे। और क्या सीमेन में सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसिकल के सीक्रेशन होते हैं? नहीं, और भी सीक्रेशन होता है। कौन सा सीक्रेशन होता है? चेक कर लीजिए। सेकंड ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाली चीजें हैं टोटल 2। एक है सिट्रिक एसिड, और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपको मिलने वाला है एसिड फॉस्फेटेज। तो सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेज जो है ये भी रिलीज होते हैं फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। इनके फंक्शन भी हमको मालूम करने हैं। उसके अलावा क्या सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा और भी कोई ग्लैंड का सीक्रेशन होता है सीमेन में? यस। कौन सा ग्लैंड? तो आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड ग्लैंड इज काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रेशंस भी हैं। याद रखिए ये ग्लैंड जो हैं ये सीक्रेशन करते हैं ल्यूब्रिकेंट्स का। किसका? ल्यूब्रिकेंट्स।
ल्यूब्रिकेंट्स मतलब ऑयल लाइक सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अब नोटिस करिए हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सीमेन में किस किस ग्लैंड के सीक्रीशंस हैं और क्या क्या सीक्रीशंस हैं। अब अगर हमें ग्लैंड के सीक्रीशन पता चल ही गए हैं तो इन सीक्रीशंस के फंक्शन भी कुछ होंगे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ दीज सीक्रीशंस। तो सीमेन में ये सारे के सारे सीक्रीशंस होते हैं और इन सीक्रीशन के फंक्शंस पे जरा हम लोग मूव करके आ जाते हैं। सबसे पहले हमने बात किया सेमाइनल वेसिकल जो है इसका 60% सीक्रेशन तो यहीं से आ रहा है। सेमाइनल वेसिकल से सीमेन का कितना परसेंट सीक्रेशन आ रहा है, तो आप बोलेंगे 60% ऑफ द सीक्रेशन इज ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। 60% सीक्रेशन किसका है, सेमाइनल वेसिकल्स का ही है। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लूं फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सीमेन का ऐसा हट गया था, लगा दिया वापस। चलिए तो अब एक एक करके जरा यहां पे देखते जाएंगे। 60% सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन है और बचा हुआ सीक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड का होता है। सेमाइनल वेसिकल में सबसे पहले हमने बात किया फ्रक्टोज के बारे में। तो याद रखिए फ्रक्टोज क्या करेगा, इट प्रोवाइड एनर्जी टू मूविंग स्पर्म। तो मैं लिख देता हूं एक्ट एज एनर्जी सोर्स टू स्पर्म। तो भाई ये स्पर्म को जो मूवमेंट करना है, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए जो मूव करके जाना है फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट टू फैलोपियन ट्यूब, उस मूवमेंट के लिए स्पर्म को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करके कौन देने वाला है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है फ्रक्टोज। अगला लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ये इंड्यूस करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, पर किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन, रिवर्स पेरिस्टालसिस को। नोटिस करिए अगर हम यूट्रस की बात करने जाते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया यूट्रस में यहां से आपको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट देखने को मिलेगी, इसका नाम है क्या, वेजाइना। वेजाइना में सीमेन को ड्रॉप किया गया है, प्रोसेस को नाम दिया गया है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस में वेजाइना में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन को ड्रॉप किया गया। अब ये जो सीमेन ड्रॉप किया गया है इसमें से स्पर्म्स मूव करके कहां जाना चाहते हैं, स्पर्म मूव करके जाना चाहते हैं ओवा के पास। तो अगर स्पर्म ओवा तक जाएंगे तो इनको एनर्जी नहीं लगेगी क्या, बिल्कुल लगने वाली है, क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो स्पर्म को ओवा तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आने वाली है, वो तो मिलेगी फ्रक्टोज से। पर क्या ये सीमेन जो यहां पे प्रेजेंट है, इस सीमेन को हम बॉडी से बाहर निकलने देना चाहते हैं कि बॉडी में रोक के रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सीमेन बॉडी में रुके जिससे कि स्पर्म भी वहां पे रुक पाए, तो हमें जरूरत पड़ेगी फाइब्रिनोजन की। किसकी जरूरत पड़ेगी, फाइब्रिनोजन। यहां पे हमने लिखा ही नहीं है, मेंशन कर देता हूं, हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, फाइब्रिनोजन की। क्या करने वाला है फाइब्रिनोजन, तो आपको याद रखना है फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये क्लॉटिंग कर देते हैं सीमेन को क्लॉट कर देते हैं कहां पर, ये सीमेन को क्लॉट कर देते हैं इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इससे कि ये सीमेन यहां पे कुछ देर के लिए रुके और यहां के जो स्पर्म है वो आगे मूव करके जा पाए। तो मैं लिख देता हूं फाइब्रिनोजन क्या करेगा, मैं लिख देता हूं क्लॉटिंग ऑफ सीमेन इन वेजाइना। तो वेजाइना में सीमेन को क्लॉट कर देना, वेजाइना में सीमेन को क्लॉट करना, ये किसका फंक्शन है, तो वेजाइना में सीमेन को क्लॉट करके रखना ये किसका काम है, फाइब्रिनोजन का काम है। फाइब्रिनोजन भी कहां से रिलीज होता है, सेमाइनल वेसिकल से रिलीज होता है। एक और चीज देखिए, यहां पे जैसे ही यहां पे क्लॉटिंग हो गई है, किसकी क्लॉटिंग हो गई है, सीमेन की। तो अब यहां पे जो यूट्रस के मसल्स हैं, यूट्रस के मसल्स में क्या चालू होने वाला है, सर्विक्स है, वेजाइना है, यूट्रस के मसल्स हैं, ये रिवर्स पेरिस्टालसिस करेंगे और रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से जो सीमेन में प्रेजेंट स्पर्म है इनको ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिया जाएगा, ऊपर की तरफ इनको भेजा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, दे इंक्रीज रिवर्स पेरिस्टालसिस इंक्रीज रिवर्स पेरिस्टालसिस
इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो भैया फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिवर्स पेरिस्टालसिस को इंड्यूस कराना, स्पर्म को ऊपर की तरफ खींचना, ओवम की तरफ डायरेक्शन देना किसका काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है। फिर कैल्शियम क्या करेगा भाई? तो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली सेम काम कहां पे होने वाला है? जैसे कि मसल्स में फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग वैसे ही फिलामेंट्स कहां पर प्रेजेंट हैं? स्पर्म में भी प्रेजेंट हैं। तो स्पर्म के उन फिलामेंट को मूवमेंट देने में कौन हेल्प करने वाला है? कैल्शियम। तो स्पर्म इंक्रीज करता है, सॉरी कैल्शियम इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करना किसका फंक्शन है? तो स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की स्पीड को इंक्रीज करना काम है कैल्शियम का। चलिए अब स्ट्रक्चर को हटा देते हैं क्योंकि अब ये डिस्कशन हमें करना है। नोटिस करिए भाई, अगला ग्लैंड हमारे पास आ गया। कौन सा वाला ग्लैंड हमारे पास आ गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। नोटिस करिए प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो चीजें, एक है सिट्रिक एसिड और दूसरा है एसिड फॉस्फेटेज। सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज क्या करेंगे? याद रखिएगा वेजाइना का पीएच है, मैं लिख देता हूं, वेजाइना का जो पीएच होता है, वेजाइना का पीएच होता है कितना? 3 to 3.3। ये पीएच है, किसका पीएच है? वेजाइना का। ऑब्वियसली कैसा है? एसिडिक पीएच है। ठीक है, तो वेजाइना का पीएच कैसा हो गया? 3 से लेके 3.3 तक। पर जो सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेज हैं, इनका पीएच होता है 6 to 6.5। पक्का? अब ये जो पीएच है 6 से 6.5 पीएच किसका है? प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रीशंस का है। अब ये जो पीएच है ये वेजाइना के पीएच के साथ में मिक्स होगा, मतलब सीमेन जब कभी भी वेजाइना में जाएगा, इंसेमिनेशन होगा, तो वेजाइना के पीएच को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वेजाइना के पीएच में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूं एसिडिक पीएच, स्पर्म्स विल नॉट सर्वाइव। तो भैया स्पर्म को सर्वाइव करने ही नहीं दिया जाएगा, स्पर्म जिंदा रहेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइज। और कौन करवाएगा वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज? तो आंसर इज सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं लिख देता हूं न्यूट्रलाइज pH ऑफ वेजाइना एंड removal of glycoprotein, removal of glycoprotein layer from, कहां से ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर हटानी है? तो आपको याद रखना है रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर फ्रॉम स्पर्म टू increase its speed, increase its speed in female genital tract, or we can say vagina, called as, तो इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कैपिसिटेशन। आप लोगों ने शायद से ये टर्म पढ़ा होगा, अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को कभी भी पढ़ा है या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एक टर्म मिलेगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन मतलब जो सीमेन है, इस सीमेन में बैठे हुए स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर चढ़ी हुई है। इसके ऊपर काय की लेयर चढ़ी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को हटाएंगे तो स्पर्म फ्रीली मूव करेगा, और इस फ्री मूवमेंट को अचीव कहां किया जाता है? वेजाइना में अचीव किया जाता है। और जब ये फ्री मूवमेंट मिल जाता है स्पर्म को, तो अब स्पर्म अब जल्दी से मूव करके कहां जाएगा? ओवा के पास। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोला जाता है इसको? कैपेसिटेशन बोलते हैं। समझ गए क्या? तो कैपेसिटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या किया जाएगा? स्पर्म की मोटिलिटी को रैपिडली इंक्रीज किया जाएगा, विगरस मोटिलिटी दी जाएगी स्पर्म को। पक्का?
तो स्पर्म को विगरस मोटिलिटी प्रोवाइड करना, इसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज वेजाइना। समझ गए? अब आ जाओ आखिरी पार्ट पे, कॉर्पस ग्लैंड की बात कर लो। कॉर्पस ग्लैंड से रिलीज होता है ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट का फंक्शन क्या है? तो याद रखिएगा, ल्यूब्रिकेंट जो है दे रिड्यूस फ्रिक्शन, बिटवीन पेनिस एंड वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स याद रखिएगा, क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स को कॉपुलेशन भी बोलते हैं, और ये वो सेक्सुअल एक्ट है जिस एक्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है गैमेट को, कहां पर? फ्रॉम मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पेनिस की मदद से इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। समझ गए? तो लुब्रिकेंट्स का फंक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। पक्का ना? किस किस के बीच में? पेनिस और वेजाइना के बीच में। तो ये जो भी अभी हम पढ़ रहे थे, ये सब के सब क्या है? तो ये है सीमेन के कंपोनेंट्स। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए, सीमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पर्म। हाँ भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सीमेन में? स्पर्म। याद रखिएगा, लगभग होंगे 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है? पेनिस से जैसे ही इजेक्ट आउट होगा, कौन? सीमेन। पेनिस से जैसे ही सीमेन इजेक्ट आउट होगा, तो ये जो प्रोसेस है इजेक्ट आउट करने की, इसको बोलते हैं क्या? इजैकुलेशन। पर अगर इजैकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ तो बोलोगे इंसेमिनेशन। क्या बोलोगे? इंसेमिनेशन। चलेगा? तो ये हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमको बात करनी है कि मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरुआत कर लेते हैं। मेल्स में कौन सी प्रोसेस चलने वाली है? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखिएगा, टेस्टिस में हमने जब टेस्टिस की बात की थी, तो टेस्टिस में हमने बोला था कंपार्टमेंट्स हैं, और कंपार्टमेंट में मिलती है टिब्यूल्स। कौन से टिब्यूल्स मिलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलते हैं। याद आ रहा है? ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, हमने बोला 1 से 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1 से 3 हो सकते हैं हर कंपार्टमेंट में। एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हो सकते हैं, तो लगभग मान के चलिए 250 से 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलने वाले हैं। कहां पर? टेस्टिस में, एक टेस्टिस में। अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल को जरा अलग से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब ये टिब्यूल हम गौर से देखेंगे, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपको मिलने वाली है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या मिलेगी? जर्मिनल एपिथेलियम। साथ में मिलेंगे कुछ बड़े से सेल्स, इनका नाम है सर्टोली सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम ये मैं बना रहा हूं, कुछ बड़े सेल्स भी बना रहा हूं, जिनका नाम हम क्या रख देंगे? सर्टोली सेल्स। चलिए मैं लिख दूं, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के हर एक सेल का नाम क्या होता है? जर्म सेल। जर्म सेल डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं जर्म सेल? डिप्लॉइड होते हैं। साथ ही साथ यहां पे कुछ और सेल भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला सेल, इस सेल का नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, और वी कैन से नर्स सेल। सर्टोली सेल और नर्स सेल यहां पे हमने लिखा है। ये सर्टोली सेल, नर्स सेल न्यूट्रिएंट देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। नोटिस करिए, यहां जो जर्म सेल लिखा हुआ है, ये जर्म सेल्स जो होते हैं, ये डिवीजन शुरू कर देते हैं प्यूबर्टी पर। कब शुरू करते हैं डिवीजन? प्यूबर्टी पे। और जर्म सेल जब प्यूबर्टी पे डिवीजन शुरू करेंगे तो क्या होगा? देखिए, जर्म सेल में होगा माइटोसिस। क्या होगा जर्म सेल में? माइटोसिस हो रहा है, लिख देता हूं। जर्म सेल में हुआ माइटोसिस। कब हुआ?
प्यूबर्टी के दौरान चल रहा है सब कुछ। मेल में प्यूबर्टी के दौरान ही होगा, मेल में प्यूबर्टी के दौरान ही चलेगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो प्रोसेस हम पढ़ना चाहते हैं ये लिखा हुआ है। इस प्रोसेस की मदद से स्पर्म बनाने वाले हैं। आगे देखिए, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मेल जो है, जर्म सेल जो है उन्होंने किया माइटोसिस और फॉर्मेशन किया स्पर्मेटोगोनिया। किसका फॉर्मेशन किया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बताओ क्यों, क्योंकि माइटोसिस से तो इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और माइटोसिस अगर इक्वेशनल डिवीजन है तो 2n से 2n ही बनेगा। तो ये देखो इक्वेशनल डिवीजन हो गया, जर्म सेल से क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्मेटोगोनिया करते हैं माइटोसिस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मैं लिख देता हूं क्या क्या करेंगे, माइटोसिस भी कर सकते हैं, ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और इन प्रोसेसेस के बाद फॉर्मेशन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो याद रखिएगा, जर्म सेल छोटा सा है, जर्म सेल ने क्या बनाया, छोटे छोटे कुछ सेल्स बनाए, छोटे छोटे सेल्स का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रोथ भी किया है, तो जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करेंगे तो क्या सेल छोटी रहेगी कि बड़ी हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा बड़ी हो जाएगी ये सेल। इस बड़ी सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करने वाला है, ये स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस। तो यहां पे स्टार्ट होने वाला है क्या, तो यहां स्टार्ट होने वाला है मियोसिस। मियोसिस हमेशा दो पार्ट में होता है, पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, बाद में होता है मियोसिस सेकंड। तो पहले क्या हो रहा है यहां पे, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब यहां पे क्रोमोसोम का नंबर में चेंज आएगा भाई, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ। तो अगर ये सेल डिवाइड कर गई तो दो नए सेल बन जाएंगे, और दोनों नए सेल को हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है एक है कि दो हैं, तो नोटिस करो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने हैं, दो हैं, दो बन गए भाई। पर याद रखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, पर मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, एन होगा। ये भी एन, ये भी एन, तो दो सेल तो बन गए, पर दोनों कैसे हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ये था एक और ये हो गए कितने, दो। अब नोटिस करो, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब करने वाले हैं क्या, ये करेंगे मियोसिस सेकंड। हमें कैसे पता मियोसिस सेकंड करेंगे, अरे कॉमन सेंस, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है तो अब क्या ही होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो यहां पे चलेगा मियोसिस सेकंड। मैं एक बार लिख देता हूं, क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड चलने वाला है, विच इज इक्वेशनल डिवीजन। मतलब यहां पे क्रोमोसोम नंबर और रिड्यूस नहीं होगा। तो देखिए इक्वेशनल डिवीजन जैसे ही चलेगा तो यहां पे फॉर्मेशन होने वाला है स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स एक के दो, भाई दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और दोनों डिवाइड करने वाले हैं। दोनों अगर डिवाइड करेंगे तो हमें इससे मिलेंगे दो स्पर्मेटिड और इससे भी मिलेंगे दो स्पर्मेटिड, तो टोटल स्पर्मेटिड कितने बन जाएंगे, चार। तो यहां पे बनते हैं चार स्पर्मेटिड्स। और याद करिए ये जो चार स्पर्मेटिड्स हैं अब ये एक और प्रोसेस करने वाले हैं, जिस प्रोसेस के बाद फाइनली बन जाएगा स्पर्म, और प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियो जेनेसिस। क्या नाम देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं इसको। तो स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोलियोसिस, इस प्रोसेस की मदद से स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा स्पर्म में। पर एक बात बताओ, स्पर्मेटिड को नोटिस करो, स्पर्मेटिड गोलू मोलू है, कैसा है, गोलू मोलू। तो मैंने एक स्पर्मेटिड यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा स्पर्मेटिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं। पहली बात तो कैसा है ये, दिस इज राउंड, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। साइटोप्लाज्म कम के ज्यादा, मोर साइटोप्लाज्म।
हाँ या ना? तो मतलब जो कैरेक्टर मैंने यहां पे लिखे हैं ये स्पर्मेटिड के कैरेक्टर हैं, और स्पर्मेटिड अब खुद के स्ट्रक्चर में बदलाव करेगा। स्ट्रक्चर में चेंज को हम एक नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। सुना होगा आपने, स्ट्रक्चरल चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो क्या गोलू नहीं, स्पर्मेटिड के स्ट्रक्चर में चेंज होने वाला है? आंसर इज यस। और जैसे ही स्पर्मेटिड के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा तो फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये स्पर्मेटिड एक एक करके फॉर्मेशन करेंगे एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर का, जो कि मोटाइल भी है, और साइटोप्लाज्म जिसमें कैसा है? कम है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे स्पर्म। क्या नाम होगा? स्पर्म। याद रखिएगा, स्पर्मेटिड जो है ये भी कैसे हैं? हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte कैसे थे? अगेन लिखा हुआ है कैसे थे? हैप्लॉइड। प्राइमरी oocyte कैसे थे? डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्यों हुए थे? क्योंकि मियोसिस शुरू हो गया था ना। पर ये जो पूरी प्रोसेस आपने सुनी, ये सब कब चलेगी, कब स्टार्ट होगी? तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है इन केस ऑफ मेल्स, और कब स्टार्ट होती है ये प्रोसेस? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। तो मतलब यहां पे जो जर्म सेल है, जर्म सेल ऐसे धीमे धीमे करते करते स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जी हां। और जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये स्पर्म अटैच हो जाएंगे विथ सर्टोली सेल। किससे अटैच हो गए स्पर्म? सर्टोली सेल से। तो नोटिस करिए, सर्टोली सेल जो है प्रोवाइड nutrients to sperms, immature sperm to immature sperms for their maturation। अब यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा सर्टोली सेल स्पर्म्स को क्या देने वाली है? न्यूट्रिएंट देने वाली है। और न्यूट्रिएंट अगर दे दिया तो ये स्पर्म अब इमेच्योर रहा कि मैच्योर हो गया? अब इस स्पर्म में मैच्योरेशन हो गया है, और मैच्योरेशन के बाद जब ये स्पर्म सर्टोली सेल को छोड़कर बाहर आएगा तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा, याद रखिए इस प्रोसेस का एक नाम होता है, प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन। मैं लिख देता हूं क्या है। स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। तो मैच्योर स्पर्म को सर्टोली सेल से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो क्या स्पर्म इमेच्योर थे? जी हां। जैसे स्पर्म बने थे तो वो इमेच्योर थे। इन इमेच्योर स्पर्म्स को सर्टोली सेल में भेजा गया, किसके लिए? मैच्योरेशन के लिए। अब जो मैच्योर स्पर्म बाहर आएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? स्पर्मिएशन। पक्का? तो ये हमने दो तीन टर्म सुनी। एक हमने सुना स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखिए स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं? स्पर्म। 4 स्पर्मेटिड हैं तो 4 बनेंगे स्पर्म। समझ गए? पर स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? सर्टोली सेल इमेच्योर स्पर्म को मैच्योर बनाएगी, और मैच्योर करके क्या करेगी? रिलीज। तो मैच्योर स्पर्म का रिलीज हो जाना फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। अरे बात बताओ, क्या स्पर्म और स्पर्मेटिड बिल्कुल सेम है? नहीं है। स्पर्मेटिड था राउंड, नॉन मोटाइल और विथ मोर साइटोप्लाज्म। पर जो हमारे पास स्पर्म है, ये स्पर्म की खासियत क्या है? स्पर्म राउंड है? नहीं है, एलोंगेटेड है। कैसा है? एलोंगेटेड। तो स्पर्म होता है कैसा? एलोंगेटेड होता है, पहली बात। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म ज्यादा कि कम? लो साइटोप्लाज्म, लेस साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ एक कंडीशन और, साइटोप्लाज्म कम है। मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? तो ये है मोटाइल। स्पर्मेटिड था नॉन मोटाइल, और स्पर्म कैसा है? मोटाइल। स्पर्म मूवमेंट कर सकता है। इसी के साथ अब जरा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं स्पर्म के। नोटिस करिए, हम स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहते हैं। अगर यहां बना हुआ होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां लिखा है हेड मिलेगा, मिडिल पीस मिलेगा, टेल मिलने वाली है, और साथ में मिलेगी नेक। तो स्पर्म में टोटल 4 पार्ट है। कौन कौन से 4 पार्ट?
ये वाला पार्ट है हेड, दिख रहा होगा साफ साफ, दूसरा पार्ट है नेक, तीसरा पार्ट है मिडिल पीस, चौथा पार्ट है टेल। हेड की अगर हम बात करें तो दो चीजें मिल रही हैं। हेड में सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलने वाला है ये वाला पार्ट कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम पे एक क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में। एक्रोसोम में एसिडिक एंजाइम होते हैं, मैं लिख देता हूं, एक्रोसोम कंटेन डाइजेस्टिव, हाइड्रोलाइटिक और एसिडिक एंजाइम। तो भाई याद रखना कैसे एंजाइम्स मिलते हैं, तो एक्रोसोम में मिलते हैं डाइजेस्टिव, हाइड्रोलाइटिक और एसिडिक एंजाइम्स। और ये जो बना है ये कौन से सेल के स्ट्रक्चर से बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज याद रखिए, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, सॉल्व करोगे तब। याद रखिए गोल्गी बॉडी जो होता है ये गोल्गी बॉडी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो गोल्गी बॉडी को मॉडिफाई होके क्या बनाती है, एक्रोसोम बनाती है। हेड में और क्या मिलता है, हेड में एक्रोसोम के जस्ट नीचे मिलता है न्यूक्लियस। क्या मिलता है, न्यूक्लियस। पक्का, एक्रोसोम में जस्ट, एक्रोसोम के जस्ट नीचे क्या है, न्यूक्लियस है। पक्का। और देखिए आगे जल्दी से। अच्छा एक और बात बता दूं, एक्रोसोम में मेजरली क्या क्या मिलता है, चलो एक काम करेंगे, वो पार्ट हम फर्टिलाइजेशन के दौरान पढ़ेंगे कि एक्रोसोम में एग्जैक्टली है क्या। अभी तो इतना याद रखो, एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और एक्रोसोम के जस्ट नीचे मिलता है न्यूक्लियस। अब आते हैं नेक रीजन पे, तो नेक में मिलते हैं 2 सेंट्रियोल। नेक में क्या मिलते हैं, तो नेक में देखने को मिलेंगे 2 सेंट्रियोल्स। मैं लिख दूं, ऊपर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। एक और चीज, इस एलोंगेटेड स्पर्म में हेड और नेक के अलावा मिडिल पीस भी है। मिडिल पीस में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पीवाईक्यू में लिख के देते हैं कई बार नेबिनकर्ण। तो नेबिनकर्ण अगर पढ़ने को मिल जाए तो नेबिनकर्ण है क्या, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेबिनकर्ण इज माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए हमने सीमेन में बोला था, सीमेन में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या है, एनर्जी सोर्स। पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, ये उस एनर्जी सोर्स को यूज करके एनर्जी बनाता है। तो दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के लिए यूज किसका करने वाला है, सीमेन में प्रेजेंट फ्रक्टोज का। और एक और चीज मैंने बोला था कैल्शियम आयंस भी हैं, कैपेसिटेशन के बारे में भी बात की थी। तो स्पर्म की टेल की अगर मैं बात करूं तो स्पर्म की टेल में मिलता है एक्सियल फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट, अंदर एक वायर दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का जो वायर दिख रहा है दिस इज एक्सियल फिलामेंट। और याद रखिए एक्सियल फिलामेंट जो होता है ना, ये स्पर्म को मोटिलिटी देता है। क्या देता है, मोटिलिटी। और इसको एक्साइट कौन करता है, कैल्शियम आयंस। तो सीमेन में कैल्शियम था ना, वो सीमेन में जो कैल्शियम था वो इस एक्सियल फिलामेंट को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से स्पर्म का क्या होता है, रैपिड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट। यहां देखिए, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 बिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कब बता दिया था, अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, ऊपर मैंने मेंशन किया था कि कितने सीमेन में स्पर्म भी होते हैं और कितने होते हैं। एक और चीज नोटिस करिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। देखो नॉर्मल शेप और साइज के स्पर्म्स कितने हैं टोटल, तो नॉर्मल शेप और साइज वाले स्पर्म्स हमारे पास होते हैं 200-300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% तो नॉर्मल है, शेप में भी और साइज में भी। पर याद रखिए उनमें से 60% में से जो नॉर्मल है, इन नॉर्मल 60% में से 40% शो करते हैं विगरस मोटिलिटी। मतलब ऐसा हिसाब है 100 में से 60 तो नॉर्मल है, 40 है एबनॉर्मल। जो 60 नॉर्मल है ना, उन नॉर्मल स्पर्म्स में से भी 40% फास्ट मूवमेंट करते हैं, विगरस मूवमेंट। और जो फास्ट मूवमेंट करेगा वो फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, आउट ऑफ 60% नॉर्मल स्पर्म्स 40% स्पर्म्स हैव पावर टू फर्टिलाइज ओवा। समझ गए। तो खैर ओवा की बात तो अब आएगी बाद में।
अभी जो हमने डिस्कस करके कंप्लीट किया है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ी से क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करके एनसीईआरटी की बुक को सामने रख के रिवाइज करने की जरूरत है और आप इसको आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 4 लेक्चर में खत्म करने की। इस एक लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले में कंप्लीट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अगले में कंप्लीट करेंगे फर्टिलाइजेशन, और उसके अगले में कंप्लीट करने वाले हैं क्या, जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब 9 मंथ का वो पीरियड जब फीटस या बेबी का फॉर्मेशन होगा इन मदर्स यूट्रस। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।